Okay, चलिए. My name is Mohammad Shamshad Alam and today we have discussed about the last chapter of geography 10th class, that is lifelines of national economy. We have already discussed about the 1 to 6 chapter and you have seen this all chapters video on YouTube. इस चैप्टर में हम लोगों को खास क्या पढ़ना है? यहाँ पर हमें पढ़ना है कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कि कौन कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रेड के लिए, या फिर मतलब जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए. तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डेवलप करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग जो टाइप्स ऑफ मतलब जो है ट्रांसपोर्टेशन है उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं. आप लोग लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी आज मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको पॉइंट वाइज, कि आपको ज़्यादा मतलब जो है आपको लेंदी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी, हालांकि ज्योग्राफी में चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं. अगर हम लोग देखें चैप्टर नंबर एग्रीकल्चर से अगर हम लोग स्टार्ट करें, एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद मिनरल्स, फिर इंडस्ट्रीज़ और उसके बाद ये चारों चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है, मतलब बड़े बड़े चैप्टर्स हैं. और बड़े बड़े चैप्टर्स में ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें आपको याद रह जाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है आप लोगों को हर चैप्टर्स मतलब हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स को याद रखना पड़ता है. तो आपको उनको थोड़ा मतलब जो है जो मेन पॉइंट्स है उसको यहाँ पर मैं बताऊंगा, आपको मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा, आप उसको बस नोट करते जाना कि हाँ ये पॉइंट्स जो है हमें मतलब याद रखना है. चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं. हम लोग जानते हैं कि दुनिया में मतलब जो है हमारा जो देश है वो एरिया वाइज जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक. लेकिन अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग मतलब जो है यातायात की बात करें, तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से शुरू करते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि आपको मतलब जो है वो अलीगढ़ से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो आप लोग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, तो आप पैदल तो जा नहीं सकते हैं, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो रेल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, मतलब जो है तो कहेगा भाई रेल फैसिलिटीज़ अवेलेबल क्यों नहीं है, प्लेन एरियाज़ है तो जाहिर सी बात है रेल फैसिलिटीज़ होगी, तो रेल फैसिलिटीज़ से आप मतलब चले जाएंगे. उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट जो है हमारा मतलब जो आपके बसेज हैं उससे जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं. लेकिन यहाँ पर एरोप्लेन की फैसिलिटीज़ नहीं है. एरोप्लेन की फैसिलिटीज़ जो है वो आपके मतलब जो है बिग जो सिटीज़ हैं उनमें होती हैं, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप जा रहे होते हैं तो वहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है. तो इस तरीके से हम लोग कहें कि अगर हम पूछे तो आप क्या कहोगे कि सर लैंड ट्रांसपोर्ट का हम लोग इस्तेमाल करके जा सकते हैं. तो लैंड ट्रांसपोर्ट में मतलब जो है आपका रोडवेज भी आ जाता है और रेलवेज भी आ जाता है. यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो क्या अवेलेबल है हमारे पास? वाटर ट्रांसपोर्ट, सॉरी लैंड ट्रांसपोर्ट. तो यहाँ पर अब हम लोग मेन पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे, और सबसे पहला हमारा जो पॉइंट्स है वो है यहाँ से डिस्कस करेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 6 लेन सुपर हाईवे को हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं. 6 लेन का सुपर हाईवे होता है और ये भारत में मतलब जो है इसका जो लेंथ है 5846 किलोमीटर. इसकी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर. और ये हमारे 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट करता है. और ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज कौन है? हमारा दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है. और सबसे ज्यादा जो लेंथ है वो कोलकाता से चेन्नई तक है, 1638 किलोमीटर. उसके बाद ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करें कि इंडिया को ईस्ट से वेस्ट में कौन जोड़ता है, तो अगर हम लोग असम से लेकर के गुजरात तक, तो असम जो है हमारा, तो असम में सिलचर और गुजरात में क्या है? पोरबंदर. तो असम से मतलब जो है सिलचर से पोरबंदर तक मतलब जो है हमारा कौन कनेक्ट करता है? हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है. तो ईस्ट में हमारा जो कॉरिडोर है वो क्या है? असम है. तो इसका अगर हम लोग मैप बना करके अगर थोड़ा सा देख ले तो ज्यादा समझ में आ जाएगा. ये हमारा पेनिसुलर इंडिया का मैप है. मान लीजिए कि इधर असम है और इधर कहीं पर गुजरात है. तो गुजरात में जो जगह है वो पोरबंदर है, जहां पर मतलब जो है गांधी जी पैदा हुए थे, ठीक है, तो पोरबंदर हो गया. और असम में अगर हम लोग बात करें तो असम में कौन है? ठीक है, तो असम में सिलचर है. तो सिलचर और पोरबंदर जो है हमारा ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है. ये ईस्ट है और ये वेस्ट है. तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हमारा क्या हुआ? तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हो गया हमारा सिलचर टू पोरबंदर. उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, मतलब कि कश्मीर से लेकर के जो हमारा कन्याकुमारी है, ये वाला जो 2 पॉइंट है, तो हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या कहलाता है? श्रीनगर से लेकर के कहां तक? कन्याकुमारी तक.
तो श्रीनगर टू कन्याकुमारी ये हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो गया। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कौन है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कौन सा सही है इसमें से। तो एग्जांपल्स के तौर पर इसको पूछ देंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या इसमें से बनता है कि जो हमारा ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, इसको रख रखाव, इसको देखने का काम, इसको मैनेज करने का काम कौन करता है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये हमारा मेन पॉइंट हो गया इसमें। उसके बाद हमारे दूसरे नंबर पे आता है नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज जो है भारत में सिर्फ 2% एरिया पे ही नेशनल हाईवे है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका, कितने परसेंट एरिया पे सिर्फ नेशनल हाईवे भारत में पाया जाता है? तो 2% ज्योग्राफिकल एरिया पे भारत पे सिर्फ दो मतलब नेशनल हाईवे जो है वो स्थित है। और हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हुआ? नेशनल हाईवे को कौन मेंटेन करता है, कौन बनाता है? CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। क्या है? सेंट्रल, C फॉर सेंट्रल, P फॉर पब्लिक, W फॉर वर्क्स, D फॉर डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। आप लोग ध्यान से इसको सुनिए कि कौन मेंटेन करता है नेशनल हाईवे को? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। दूसरा चीज कि अब इसके अंदर हम लोग हाईवेज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे भारत में हाईवेज है, अलग अलग नंबर्स के हाईवेज है। तो पहला जो हमारा NH1 पूछा जाता है कि NH1 किसको किसको कनेक्ट करता है? नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर जानते हैं आप लोग पंजाब में, तो दिल्ली से अमृतसर जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 1 कहलाता है। नेशनल हाईवे नंबर 2 जो है दिल्ली से कोलकाता, इसे ही GT रोड के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको शेर शाह सूरी रोड भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये रोड जो है शेर शाह सूरी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था, जो कि पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश मतलब जो है बंगाल तक स्थित था। तो NH जो है हमारा 2 ये काफी इंपॉर्टेंट है, NH1 भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को तो याद करना ही करना है आपको कि NH1 जो है किससे किसको कनेक्ट करता है? दिल्ली से अमृतसर को। NH2 जो है वो क्या है? दिल्ली से कलकत्ता। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि GT रोड किसे कहते हैं? किस नेशनल हाईवे को GT रोड कहा जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड जो है नेशनल हाईवे नंबर 2 को कहा जाता है। नेशनल हाईवे नंबर 3 जो है वो मुंबई से आगरा तक है, जो कि यूपी के है ये विषय। उसके बाद आता है हमारा नेशनल हाईवे नंबर 7, ये बनारस टू कन्याकुमारी। और आज से 2 साल पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता कि ये बताइए कि इंडिया का लॉन्गेस्ट जो नेशनल हाईवे है वो कौन है, तो आपका आंसर होता सर NH7, नेशनल हाईवे नंबर 7। लेकिन अब अगर मैं सवाल ये पूछूं कि इंडिया का मतलब सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, तो आपका जवाब होगा सर NH44, नेशनल हाईवे नंबर 44। क्यों? क्योंकि श्रीनगर मतलब जो बनारस से कन्याकुमारी तक था, ये अब दूसरा हो गया है। पहला ये जो डेवलप हुआ है आपके श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे हो गया और इसकी लेंथ है 3745 किलोमीटर। और ये जो दूसरा है हमारा मतलब सेकेंड लॉन्गेस्ट, इसकी जो लेंथ है वो है 2369 किलोमीटर ओनली। तो अब बात करते हैं हम लोग NH47A, ये स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे है और इसका लगभग 6 किलोमीटर के मतलब तकरीबन 5.9 किलोमीटर भी कह सकते हैं, ये मतलब डिस्टेंस है और ये केरल में है। ठीक है, तो NH47 इज द स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे एंड NH44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं तीसरा, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे इट इज मेंटेन बाय द, इसको कौन मेंटेन करता है? स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, SPWD। ठीक है, इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। स्टेट हाईवे क्या करता है? विद इन द स्टेट, मतलब एक स्टेट के अंदर जो कैपिटल्स होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स, दीज रोड्स आर फाउंड इन द रूरल एरियाज एंड कनेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करते हैं, विलेज और ब्लॉक्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये मतलब जो है डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। अदर रोड्स में आ जाता है हमारा बॉर्डर रोड, ये याद रखना है आपको। अब इसमें कुछ चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इनको मतलब जो है हालांकि ये अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है कब से चालू किया गया। अब आते हैं बॉर्डर रोड में। बॉर्डर रोड 7 मई 1960 को जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनका मतलब फाउंडेशन रखा। और ये बॉर्डर रोड का काम होता है बॉर्डर पे मतलब रोड्स कंस्ट्रक्ट करना, और किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है? BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बॉर्डर रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं रोड डेंसिटी की। रोड डेंसिटी हमारे देश में बहुत ज्यादा वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। अगर हम देखें कि केरल हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी एज कंपेयर टू द अदर स्टेट, दूसरे स्टेट से,
और सबसे कम की अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में दो रीजन है मतलब रोड डेंसिटी कम होने के, एक तो ये माउंटेनस रीजन है और दूसरा यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, इसीलिए रोड की डेंसिटी जो है यहां पर कम है। लेकिन अगर दूसरा हम लोग बात करें कि केरल के बाद रोड डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका है, तो त्रिपुरा का रोड डेंसिटी बहुत ज्यादा है केरल के बाद। अब इंडिया रेलवे को हम लोग देखते हैं, रेलवे एट ए ग्लांस। हम लोग जानते हैं कि इंडिया का जो रेलवे है वो पुराना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि 1853 में 1853 में मतलब रेलवे भारत में शुरू किया गया था और हाँ, तो अगर हम लोग देखते हैं 1853 में सबसे पहला जो रेल है वो मुंबई टू थाने जो है वो चलाया गया था भारत में, और जिसकी लेंथ जो है वो 34 किलोमीटर थी। कितना था? 34 किलोमीटर ओनली। और कहां से कहां तक? मुंबई टू थाने। तो इस बीच मतलब उस टाइम भारत में अंग्रेजों ने रेल का मतलब इंट्रोडक्शन किया, लेकिन उस टाइम उनका सिर्फ दो पर्पस था रेलवे इंट्रोड्यूस करने का। पहला पर्पस था कि रिसोर्सेज जो इंटरनल मतलब भारत के अंदरूनी राज्यों में मिल रहे हैं उनको कोस्टल एरिया तक पहुंचाना, फिर वहां से वो मतलब रिसोर्सेज को शिप पे मतलब जो है लोड करके फिर अपने कंट्री लेके जाते थे। तो इस तरीके से उन्होंने उसके लिए डेवलप किया। दूसरा, अपने जो ट्रूप्स मतलब जो उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उनको एक जगह से दूसरी जगह मतलब लेकर के जाने के लिए, वॉर के टाइम के लिए या मतलब उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसमें रेलवे का इस्तेमाल करते थे वो लोग। बाद में धीरे धीरे जब मतलब इंडिया आजाद हुआ उसके बाद से रेल का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ भारत में। और एक और प्रोजेक्ट यहां पे देख लीजिए, डायमंड क्वाड्रिलेटरल। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अगर पूछा जाए कि डायमंड क्वाड्रिलेटरल जो है वो किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, तो दैट इज द रेलवे। तो रेलवे से रिलेटेड है गोल्डन, जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हमने देखा, वो फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए था कि एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट करना है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज को। उसी तरीके से यहां पर डायमंड क्वाड्रिलेटरल जो है वो हाई स्पीड प्रोजेक्ट है, जो कि मतलब 9 जून 2014 में हमारे जो राष्ट्रपति थे मतलब प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इनका इनॉग्रेशन किया था। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं रेलवे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर रेलवे में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा यह जाता है कि जो हमारे देश में माउंटेनस रीजन भी है, प्लेटू रीजन भी है और प्लेन रीजन भी है। तो प्लेन रीजन में सबसे ज्यादा जो रोड ट्रांसपोर्ट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन एरियाज होता है, वहां पर रोड कंस्ट्रक्ट करना आसान होता है, वहां पर रेलवे कंस्ट्रक्ट करना आसान होता है। लेकिन जैसे जैसे हम माउंटेनस और प्लेटू रीजन पे जाते हैं वहां पर कंसंट्रेशन कम होता जाता है। दूसरी चीज, कंसंट्रेशन कम होगी, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वहां पर इनएक्सेसिबल जोन है, वहां पर रेलवे लाइंस वगैरह बिछाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए वहां पर जो रेलवे के बीच की जो गैप्स होते हैं, पटरी के बीच के जो गैप्स होते हैं वो रिड्यूस होते जाते हैं। अगर हम लोग प्लेन रीजन की बात करें, सबसे ज्यादा मैक्सिमम गैप्स पटरी के बीच में प्लेन रीजन में होता है, जिसको हम लोग ब्रॉड गेज के बारे में ब्रॉड गेज कहते हैं। और इनका जो बीच का गैप होता है वो होता है 1.676, ठीक है, मीटर, 1.676 मीटर। लेकिन अगर उसी जगह पर हम लोग मीटर गेज की बात करें तो वहां पर होता है आपका 1 मीटर ओनली। उसके बाद नैरो गेज की बात करें, जहां पर मतलब जो है आपके बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाकों में जब ऊपर जाइएगा हिमाचल प्रदेश में और उससे भी आप आगे जाइएगा शिमला से, तो वहां पर नैरो गेज का इस्तेमाल होता है और उसके लेंथ जो होते हैं बीच के पटरी के वो 0.762 से 0.610 मीटर। क्योंकि आप यहां से जब अगर शिमला जाने के लिए अगर मतलब जो है आप करें तो आप देखिए यहां से पहले आपको कालका उतरना पड़ेगा, फिर वहां से आपको मतलब जो है आपको टॉय ट्रेन जो है वो पकड़ने पड़ेंगे। तो ये ट्रेन क्यों चेंज करना पड़ा आपको? ट्रेन इसलिए चेंज करना पड़ा कि यहां से पटरी जो है वो अलग हो जाती है, उनका जो बीच का गैप्स है, जो गेज है वो अलग हो जाता है, इसीलिए आपको ट्रेन जो है वो चेंज करनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, तीन तरीके के मतलब गेज सिस्टम हमारे देश में है। प्लेन रीजन में मतलब ब्रॉड गेज का इस्तेमाल होता है, प्लेटू रीजन में आपका मतलब जो है मीटर वाला का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और नैरो गेज का इस्तेमाल जो है वो आपके माउंटेनस रीजन में होता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पाइपलाइंस इन इंडिया एंड इट्स एडवांटेजेस। पाइपलाइंस ये भी ट्रांसपोर्टेशन का एक मतलब हिस्सा है, क्योंकि हम लोगों ने बात की यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पाइपलाइन है हमारा वो कौन सा है? HVJ, हजीरा जो है ये कहां पर है? गुजरात में है। विजयनगर कहां पर है? एमपी में है। और जगदीशपुर कहां पर है? यूपी में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो लेंथ है वो कितना है? 1700 किलोमीटर लंबा है। और ये पाइपलाइन का बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। आप मतलब जो लिक्विड मटेरियल हैं, चाहे वो पेट्रोल हो या फिर गैसेस हो या फिर मिल्क हो या फिर मतलब जो है सॉलिड को भी आप मतलब सलर्जी के फॉर्म में मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आप जो है भेज सकते हैं। तो पहले उसको सलर्जी के फॉर्म में उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसके बाद मतलब जो है आप उसको भेज सकते हैं।
उसके बाद बात करते हैं हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में इंडिया मतलब जो है उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन इंडिया में मतलब 4 नेशनल वाटर ट्रांसपोर्ट जो है जोन है। पहले 3 था, एक और नया डेवलप हो गया जो कि केरल में डेवलप हुआ है, नेशनल वाटरवेज 4। ठीक है, तो इंडिया हैज 4 नेशनल वाटरवेज। अब यहां पर क्वेश्चन कहां से आता है कि नेशनल वाटरवेज 1 किस रिवर पे है? गंगा पे है। कितना लेंथ है? 1620 किलोमीटर। कहां से कहां तक है? इलाहाबाद तो हल्दिया। इलाहाबाद कहां है? यूपी में है। हल्दिया कहां है? वेस्ट बंगाल में। अब दूसरा जो हमारा वाटरवेज है नेशनल वाटरवेज नंबर 2, ये किस रिवर पे है? ब्रह्मपुत्रा में। इसकी लेंथ कितनी है? 891 किलोमीटर। कहां से कहां तक है? सदिया से धुबरी तक। तो ये जो मतलब हमारा नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है वो ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। नेशनल वाटर नंबर 3 जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे है, जो कि मतलब 205 किलोमीटर है और ये कोल्लम से कुट्टापुरम तक है। उसके बाद चौथा वाटरवेज जो है वो केरल में है, 4th वाटरवेज। तो इस तरीके से हालांकि हमारे देश में वाटरवेज सिस्टम उतना डेवलप नहीं हो पाया है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो रीजन हम लोग यहाँ पे डेवलप करें देखेंगे। पहला रीजन है हमारा, जितने भी साउथ इंडिया में रिवर्स हैं दे आर सीजनल इन नेचर। सीजन में पानी रहता है, बाकी सीजन में ड्राई रहता है, इसलिए वहां पर जहाज चला पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरी चीज है मेनी रिवर्स मेक द वाटरफॉल इन देयर कोर्सेज। साउथ इंडिया में ज्यादातर रिवर्स के वाटरफॉल होते हैं, जैसे आपने शिवा सुंदरम वाटरफॉल देखा होगा, फिर उसका जॉगफॉल देखा होगा। तो ये सब वाटरफॉल जो है वो आपके मतलब जो है वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत पैदा करते हैं। उसके बाद आता है हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन स्लोएस्ट, मतलब स्लो है। हालांकि वाटर ट्रांसपोर्ट का एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा कि विच वन इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? कौन सा चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो वाटरवेज। वाटरवेज सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। वहां पर ना आपको रेलवे लाइन बिछानी है, ना आपको रोड बनाना है, वहां पर नेचुरली आपको वाटर अवेलेबल है और उस पर बस आपको चलाना है और कुछ नहीं करना है। तो दूसरी चीज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। बहुत सारे जगहों पे डैम्स और बैराज जो है वो मतलब जो है डेवलप है भारत में, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फिर मतलब फ्लड को कंट्रोल करने के लिए या फिर मतलब नेविगेशन के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए, अलग अलग पर्पसेस के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसकी वजह से भी वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। दूसरा, मेनी रिवर्स फ्लो इन द अनइनहैबिटेड एरिया। वहां पर नदी बह रही है जहां पर लोग रहते ही नहीं है, तो कौन मतलब जो है उसका इस्तेमाल करेगा? दूसरा, इंडियन कोस्ट आर शैलो एंड वी हैव लेस नेचुरल पोर्ट्स। हम लोगों के पास नेचुरल पोर्ट्स जो है बहुत कम है, इसीलिए मतलब जो है ये भी वजह है कि वाटर हमारा ट्रांसपोर्ट उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं इनमें से मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। हमारे देश में टोटल क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मेजर जो पोर्ट्स हैं वो कितने हैं? तो याद रखिएगा 12 मेजर पोर्ट्स हैं। उसके बाद अगर हमारा जब इंडिया आजाद हुआ तो कंडाला जो है ये गुजरात में है, तो कंडाला पोर्ट डेवलप किया गया। क्यों डेवलप किया गया? क्योंकि भारत में जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो उससे पहले पाकिस्तान बन चुका था 14 अगस्त 1947 को। तो भारत में पहले जो ट्रेड होता था वो मुंबई पोर्ट और मतलब जो है कराची जो पोर्ट था पाकिस्तान का, वहां से होता था। अब जब डिवीजन हो गया तो कराची पोर्ट का एरिया तो पाकिस्तान में चला गया। अब अकेला सारा जो लोड था वो किस पर पड़ गया? मुंबई पोर्ट पे पड़ गया। तो मुंबई पोर्ट को मतलब प्रेशर को रिलीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1965 में कंडाला पोर्ट जो है उसको डेवलप किया। और ये जो पोर्ट है हमारा, ये टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट का मतलब कि नेचुरल जो टाइड्स होते हैं उनकी मदद से यहां पर शिप अपने आप किनारे पे आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत मतलब जो है अच्छा भी है। तो टाइडल पोर्ट कब स्टैब्लिश किया गया था? कंडाला पोर्ट 1965 में, और ये भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था। ठीक है, यहां से सारे सामान जो है दूसरी कंट्री भेजे जाते थे। उसके बाद बात करते हैं मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। अगर हम लोग ट्रेड के जरिए से बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा जो पोर्ट है, सबसे ज्यादा जो ट्रेड है, तो क्वेश्चन ये बन गया आपका कि कहां से भारत में सबसे ज्यादा सामान जो है वो दूसरे कंट्री भेजा जाता है। सबसे ज्यादा जो बड़ा पोर्ट है भारत का वो कौन सा है? तो दोनों में आपका आंसर होगा मुंबई। दूसरी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मरमा गांव। अभी हम लोगों ने उसमें डेवलप चैप्टर्स में मतलब पढ़ा था मिनरल्स वाले में कि मरमा गांव पोर्ट जो है ये गोवा में है। यहां से आयरन जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है आपके कहां पर? तो यूरोप भेजा जाता है और आपके अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वहां भेजा जाता है। तो ये एक्सपोर्टिंग यूनिट है भारत का, यहां से सारे सामान जो है वो अमेरिका और यूरोप भेजे जाते हैं। दूसरा है हमारा न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये कर्नाटक में डेवलप किया गया, ये भी एक्सपोर्टिंग जोन है। यहां पे मतलब जो है कुदेरमुख माइंस जो कर्नाटक में, वहां का मिनरल्स जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, आयरन मिनरल्स दूसरे कंट्रीज में। कोच्चि की बात करते हैं, कोच्चि केरल में है। कोच्चि पोर्ट इज लोकेटेड इन एंट्रेंस ऑफ द लगून, इसे नेचुरल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि ये कोच्चि जो है ये नेचुरल पोर्ट है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये नेचुरली डेवलप हुआ है। चेन्नई, अब बात करते हैं चेन्नई की। चेन्नई पोर्ट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई। मुंबई पोर्ट के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट हमारा क्या है? चेन्नई है।
और तुतीकोरन जो है ये भी मतलब भारत का ओल्डेस्ट आ जाता है अगर हम लोग पोर्ट की बात करें, बिकॉज दीज टू पोर्ट्स आर आर्टिफिशियल पोर्ट्स। आर्टिफिशियल इसलिए हम कहेंगे क्योंकि इस पोर्ट्स को डेवलप किया गया, ये पोर्ट्स नेचुरली डेवलप नहीं हुए हैं, और ये दोनों पोर्ट्स जो है आपके तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। उसके बाद बात करते हैं विशाखापट्टनम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। विशाखापट्टनम से क्वेश्चन क्या आता है कि विच पोर्ट इज द इंडिया द डीपेस्ट एंड लैंडलॉक्ड पोर्ट, वो कौन सा भारत का पोर्ट है जो कि गहरा भी है और लैंडलॉक्ड भी है, चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। तो अगर हम लोग मतलब कि उसके जो मेन साइड्स में है, तीन तरफ से वो पानी से घिरा हुआ है, एक साइड उनको ओपन है जो कि वहां पे सी जो है उसमें जाकर के मिल जाते हैं बे ऑफ बंगाल में। तो विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में पोर्ट मौजूद है, ठीक, और ये बहुत ज्यादा फेमस और मतलब पोर्ट है, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये उसके बाद आ जाता है कोलकाता। कोलकाता इज एन द इनलैंड रिवराइन पोर्ट, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का इनलैंड रिवराइन पोर्ट कौन सा है, और ये टाइडल पोर्ट भी है और इनलैंड रिवराइन पोर्ट भी है, दोनों मतलब है। तो कोलकाता पोर्ट जो है इसमें बहुत ज्यादा सिल्टेशन हो जाता है, उसकी वजह से हुगली नदी जो है वो भर जाता है। तो हल्दिया पोर्ट को डेवलप किया गया है ताकि कोलकाता पोर्ट के जो प्रेशर हैं उनको रिलीज किया जाए और इनके काम को थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट किया जाए हल्दिया पोर्ट की तरफ। चलिए आगे हम लोग मतलब निकलते हैं। अब यहां पे क्या है, एयरवेज। हम लोग जानते हैं जो इनएक्सेसिबल जोन होता है हमारा, जहां पर हम नहीं पहुंच पाते हैं, मान लीजिए कि फ्लड आया है, वहां पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, या फिर मतलब वहां पे कोई और मतलब जो है नेचुरल डिजास्टर हुआ है, तो उस टाइम हम लोग किसका सहारा लेते हैं, एयरवेज का। एयरवेज इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और एयरवेज जो डेवलप किया था इसको राइट ब्रदर्स ने डेवलप किया था 1901 में, वुल्वर ब्राइट और विल्बर ब्राइट ने मतलब इसको डेवलप किया था। तो इस तरीके से दोनों भाई ने, ये अमेरिकन थे, इन्होंने डेवलप किया था ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, ये फास्टेस्ट है, इनएक्सेसिबल जोन में आप इसकी मदद से पहुंच सकते हैं, लेकिन ये महंगा भी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये सबके लिए अवेलेबल नहीं होता है। दूसरी चीज, ये मतलब जो है स्टेट से स्टेट या सिटी से सिटी या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में ही मतलब जो है, ये अभी भारत में उतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया है एयरवेज सिस्टम। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ये भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अलग अलग सिटीज में जैसे जैसे सिटीज ग्रो हो रहे हैं, तो इंडिया में बहुत तेजी से मतलब जो है ये बढ़ रहा है। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स क्या है। तो एयर ट्रांसपोर्ट इज वेरी कॉस्टली, अभी हम लोग जो कहा, और उसके बाद नॉट सुटेड फॉर द कॉमन पीपल, गरीब लोगों के लिए ये मतलब नहीं है, ठीक। दूसरा चीज कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट जो है नीड्स ह्यूज कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है। एयरपोर्ट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एवरीवेयर, हर जगह एयरपोर्ट नहीं बनाया जा सकता, वहां के मतलब जो है आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे मतलब जो है आपका जो सेटलमेंट्स है वो है कि नहीं, अगर है तो वो किस तरीके का है। तो इस तरीके से अब हम लोग डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं कि पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स अ प्लेस बिटवीन द टू पीपल्स, दो लोगों के बीच में, जैसे मान लीजिए मेरे और आपके बीच में हो रहा है, ठीक है, फिजिकली, तो दैट इज नोन एज द पर्सनल कम्युनिकेशन। मींस ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन मींस लेटर्स, पोर्ट्रेट्स, टेलीफोन, अगर मुझे मैं आपसे बात कर रहा हूं फोन पे या आपको लेटर लिख रहा हूं, दैट इज द मींस ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर मींस ऑफ मास कम्युनिकेशन की बात करें, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सब जब एक ही टाइम में आप बहुत बड़े मतलब ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मतलब कांटेक्ट करेंगे, तो उसे हम लोग मास कम्युनिकेशन के मतलब जो है डेफिनेशन में हम लोग जानते हैं। उसके बाद इट इज हैंडल मेनली बाय द इंडियन पोस्टल नेटवर्क एंड द टेलीफोन कंपनीज। ये सारी चीजें जो है इनके द्वारा मतलब जो है डेवलप की जाती है। अब बात करते हैं हम लोग ट्रेड के बारे में। ट्रेड जो होता है क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड ट्रेड। ट्रेड भी दो तरीके के होते हैं, कंट्री के अंदर भी होता है, कंट्री के बाहर भी होता है। एक कंट्री से अगर दूसरे कंट्री के बीच में हो रहा है, दैट इज नोन एज द इंटरनेशनल ट्रेड। अगर विद इन द कंट्री हो रहा है, दैट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। तो मीनिंग ऑफ ट्रेड का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज नोन एज ट्रेड। अब ट्रेड के बारे में बात करें, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है, द रेशियो बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इफ एक्सपोर्ट इज हायर, अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका जो मतलब टर्म है, दैट इज द फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कि ये अच्छा है आपके देश के लिए, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगा क्योंकि आप अपना सामान दूसरे को ज्यादा बेच रहे हैं और उनका कम खरीद रहे हैं। लेकिन अगर इफ हाई मतलब एक्सपोर्ट जो है हमारा वो कम हो रहा है और इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो उसे हम लोग नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया में मतलब जो है हम लोग जो है एक्सपोर्ट करते हैं वो, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स
इंडिया सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च करता है वो किस चीज को खरीदने में करता है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है उसको खरीदने में करता है। लेकिन इंडिया सबसे ज्यादा दुनिया को क्या बेचता है, तो जितने भी मतलब पर्ल्स वगैरह है या फिर पल्सेस वगैरह है, ये सारी चीजें इंडिया दूसरी कंट्रीज को ज्यादा बेचता है। उसके बाद इंपोर्ट टू इंडिया, इंडिया मतलब जो है इंपोर्ट भी क्या कर रहा है, पेट्रोलियम, पर्ल्स, प्रीसियस स्टोन्स, कोल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें जो इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है। तो इस तरीके से हमारा ट्रेड का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स ऑफ 10th क्लास एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।